बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री ऑलराउंडर के साथ मैं हूं जमशेद और आज हम क्लास 10th का लेक्चर नंबर 13 देखेंगे जो कि इम्पोर्टेंस ऑफ केसी का पार्ट बी है, जिसमें हम किसी भी रिएक्शन की एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन के बारे में जानेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में हम इम्पोर्टेंस ऑफ केसी में यानी कि इक्विलिब्रियम जो कांस्टेंट है उसकी डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन के बारे में जान चुके हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि रिएक्शन फॉरवर्ड में या रिवर्स में है या इक्विलिब्रियम के ऊपर है। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। तो हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जो कि हमारे पास क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ जो केसी हमारे पास है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसके पार्ट 2 में आज हम पढ़ेंगे एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। स्टूडेंट, ये बहुत ही आसान टॉपिक है, सिर्फ आपको अगर थोड़ा सा समझेंगे, गौर करेंगे तो हम इसको जान सकते हैं। हम इसको रट्टे के साथ नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा सा समझ कर पढ़ेंगे और उससे थोड़ा रिलेट करेंगे। स्टूडेंट्स, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन के बारे में पहले मैं थोड़ा आपको समझा देता हूँ कि ये एक्चुअल में है क्या। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन को जानने के लिए हमें किसी भी रिएक्शन का कंप्लीट और इनकम्प्लीट होने का पता चलना चाहिए। तो मैं इसकी पहले आपको सबसे पहले डेफिनेशन बता देता हूँ। इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरीके से है, इसकी हम जो है डेफिनेशन पर लिख लेते हैं। डेफिनेशन कुछ इस तरीके से है कि द लिमिट अप टू विच द reactants are converted into products is called एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। स्टूडेंट्स, आपको सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को समझना होगा, वरना आपको एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन की समझ नहीं आएगी। एक्सटेंट का जो उर्दू मतलब अगर आप सिंपल लें, इसका मतलब होता है हद, या इसका सिनोनिम लिख लें तो इसको लिमिट बोलते हैं। ठीक है, एक लिमिट, एक हद तक। इसका मतलब हुआ है कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे मगर एक लिमिट तक। वो जो लिमिट होती है, सॉरी मैंने यहाँ एक्सटेंड नहीं लिखा, उस लिमिट को हम क्या बोल देते हैं, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन बोल देते हैं। तो ये क्या चीज़ है, इससे हमें क्या पता चलता है, मैं आपको सिंपल ना अभी एक चीज़ और समझाता हूँ। इस एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन समझने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। एक रिएक्शन होता है आपके पास कंप्लीट रिएक्शन, कंप्लीट रिएक्शन एक होता है। दूसरा आपके पास स्टूडेंट्स कौन सा होता है, इनकम्प्लीट रिएक्शन होता है, इनकम्प्लीट रिएक्शन। अच्छा, कंप्लीट रिएक्शन का ये मतलब होता है, फॉर एग्जांपल आपके पास अगर ए और बी मिल रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, अगर ए और बी मिल रहे हैं तो ये आपके पास क्या बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल सी और डी बना रहे हैं। और इसी तरह से ये सेम इसका हम ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल इसका भी सेम वही रिएक्शन ले लेते हैं, समझने के लिए हम ले रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए कि ये डिफरेंट रिएक्शन है। अच्छा, इस रिएक्शन में हम ये देखते हैं कि मान लीजिए मेरे पास ना रिएक्टेंट 100 थे, ठीक है, और प्रोडक्ट्स क्या होते हैं 0, क्योंकि आपको पता है रिएक्टेंट रिएक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट बनेंगे। अब होता क्या है कि शुरू में आपको पता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड जो होता है वो ज़्यादा होता है, रेट ऑफ रिवर्स तो होते नहीं है, वो ऐसा क्या होता है, कम होता है। फिर एक ऐसा टाइम आता है कि रेट ऑफ रिवर्स और फॉरवर्ड क्या हो जाते हैं, बराबर आ जाते हैं। शुरू में तो ये ऐसी कंडीशन थी जब सारे रिएक्टेंट थे। एक ऐसा टाइम आएगा, मान लीजिए कि जिसका रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स क्या हो जाता है, बराबर, और उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम बोलते हैं। और उस इक्विलिब्रियम के ऊपर एक कांस्टेंट होता है केसी। ठीक है, मतलब केसी का पॉइंट आया, केसी कांस्टेंट आया, यानी कि सिंपल इक्विलिब्रियम आ गया। इक्विलिब्रियम का ये मतलब होता है कि कितने रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तब्दील हो गए, वो डिपेंड करता है इसके ऊपर। बस जो ही ये स्पीड इनकी आगे जाने की और वापस आने की बराबर हो गई, तो बस जितने रिएक्टेंट थे वो उतने रह जाएंगे, जितने प्रोडक्ट थे वो उतने, मैं ऐसा समझे कि लॉक लग जाएगा, ठीक है, उनकी ब्रेक लग जाएगी। उससे ज़्यादा फिर ना ये प्रोडक्ट बना सकेंगे, ना प्रोडक्ट दोबारा कम ज़्यादा हो सकेंगे। मान लीजिए जो ए और बी था, इनका रिएक्शन चल रहा था, और रिएक्शन चलते चलते ना इनका रेट ऑफ फॉरवर्ड रिवर्स क्या हो गया, बराबर हो गया, केसी का पॉइंट आ गया, यानी कि इक्विलिब्रियम आ गया है।
और उस वक्त जो ही ये बराबर हुआ, अभी ए और बी सी और डी में सिर्फ और सिर्फ मान लीजिए कि ये यहाँ सिर्फ 10 रह गए थे और ये 90 बन गए थे, यानी कि ये 100 थे वो अब सिर्फ 10 रह गए हैं। ये सी और डी कितने थे, ये 90 हो चुके थे। ठीक है, या इस रिएक्शन को आप ऐसे भी ले सकते हैं, ये रिएक्शन रिवर्सिबल की फॉर्म में। रिवर्सिबल अगर होता मतलब एक डायरेक्शन में, तो मैं इसको एक एरो से लिखता है इस तरीके से। अगर ये 100 थे शुरू में तो ये 0 थे। जब ये वाली स्ट्रेट आई आपके पास ए और बी की, समझ आ रही है, तो सॉरी ये तो इरिवर्सिबल में तो ये हो गई नहीं, तो ये 100 थे और ये सी और डी थे। एक ऐसा टाइम आएगा ये 0 बच जाएंगे, ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएंगे। ठीक है, मतलब सारे के सारे कन्वर्ट हो गए। आपको पता है कि रिएक्शन जो रिवर्सिबल होता है वो 100% क्या होता है, कंप्लीट नहीं होता। क्यों नहीं होता 100% कंप्लीट? वो इस वजह से नहीं होता क्योंकि अभी ये आगे जा रहा होता है, फिर वो रिवर्स भी तो चल रहा होता है। दो रिएक्शन होने की वजह से कुछ ना कुछ रिएक्टेंट इधर रह जाते हैं। यहाँ बिल्कुल ऐसा सीन नहीं होता कि 0 और 100 हो जाए, नहीं, कुछ ना कुछ यहाँ बच लाजमी जाते हैं क्योंकि ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। और हम जो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन पढ़ते हैं वो किसी रिवर्सिबल रिएक्शन में होती है। ऐसे रिएक्शन को तो बिल्कुल 100% कंप्लीट बोलते हैं ना, तो इनको भी हम कंप्लीट रिएक्शन के ज़ुमरे ही में ही बोलते हैं क्योंकि ऑलमोस्ट रिएक्टेंट क्या है, बस थोड़े बचे हैं ना, 10 ना होने के बराबर है। मतलब इनको हम नज़रअंदाज कर सकते हैं। 90% जो मतलब कन्वर्ट हो चुके हैं, ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि रिएक्शन तकरीबन ख़त्म हो चुका है। समझ आ रही है? तो याद रखिए, मैं सिर्फ ये कन्फ्यूजन से बचने के लिए 100% रिएक्शन इन रिएक्शन को बोलते हैं, लेकिन इनको भी क्योंकि अप्रॉक्सीमेट तकरीबन हो चुके हैं, ये 10 ना होने के बराबर, इनको नज़रअंदाज किया जा सकता है। इसी वजह से ये रिएक्शन कौन से हैं हमारे पास, क्या हैं, कंप्लीट माने जा सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम इसकी बात यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे, तो ये कंप्लीट रिएक्शन आपके पास माना जाएगा। इसको हम कह सकते हैं कि भाई ये रिएक्शन ऑलमोस्ट आपके पास क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। अभी आप कंप्लीट और इनकम्प्लीट को समझें। अच्छा, एक ये वाला सेम वही रिएक्शन है, ठीक है, एक अलग से हम इसको कर रहे हैं। तो अगर आप इसकी कन्फ्यूजन से बचना चाहते हैं तो इनको कोई और ले लें। मान लीजिए कि x + y मिलते हैं, ठीक है, वो z + u बन जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट बन गए। मान लीजिए x और y मैंने शुरू में लिए 100 और ये थे 0 जब रिएक्शन शुरू नहीं हुआ। ठीक है, जब रिएक्शन ये बढ़ेगा तो हमारे पास क्या होगा, मान लीजिए कि इसी रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम तो आएगा क्योंकि ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, फॉरवर्ड भी जा रहा है, रिवर्स में भी आ रहा है। तो मान लीजिए कि इसका जब रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स बराबर हुआ और इसका Kc मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आया, तो उस वक्त जितने मैंने बोला जितने रिएक्टेंट तब्दील होने होते हैं प्रोडक्ट में हो जाते हैं, जितने प्रोडक्ट बनने होते हैं वो बन चुके होते हैं। बाद में ना ये बढ़ पाते हैं या कम हो पाते हैं, ना ये बढ़ते हैं ना कम हो पाते हैं, बस उनके फिक्स हो जाते हैं। ठीक है, इक्विलिब्रियम का मतलब भी यही होता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिवर्स के बराबर हो जाए। या ऐसे सिंपल समझ लें कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिवर्स के बराबर होने से पहले तक जितने रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तब्दील हो जाते हैं वो हो जाते हैं, बाकी नहीं हो सकते। और z + u, मान लीजिए अभी रिएक्शन शुरू हुआ, ये सिर्फ और सिर्फ ना इसके प्रोडक्ट 20 बने, बात को समझिएगा। या ऐसे समझ लें इसके प्रोडक्ट सिर्फ 10 बने हैं और ये 90 था, इनका रेट बराबर हो गया, इक्विलिब्रियम हो गया। तो हमारे मुताबिक तो ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं है, क्योंकि कंप्लीट रिएक्शन पता है किसको बोलते हैं, जिसके प्रोडक्ट ज़्यादा हों, ऐसे समझ लें, जिसके रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएं और इनके प्रोडक्ट मैक्सिमम हो या 100% हो, तो वो रिएक्शन कंप्लीट होता है। और जिसके रिएक्टेंट लें और पड़े भी उतने रहें और इक्विलिब्रियम आ जाए, तो ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम के ऊपर पहुंच चुका है, इक्विलिब्रियम के ऊपर ये भी रिएक्शन पहुंच चुका था, लेकिन ये वाला रिएक्शन कंप्लीट कहलवाएगा क्योंकि इसके रिएक्टेंट ऑलमोस्ट कन्वर्ट हो चुके हैं और प्रोडक्ट ज़्यादा हैं, रिएक्टेंट थोड़े हैं। और यहाँ पर क्या है, इसके रिएक्टेंट बस सिर्फ 10 कम हुए हैं, वैसे के वैसे पड़े और प्रोडक्ट सिर्फ 10 बने, तो इसका इक्विलिब्रियम भी आ चुका है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिवर्स बराबर हो चुका है। लेकिन ये वाला रिएक्शन आपके पास इनकम्प्लीट है। क्यों? क्योंकि इसके प्रोडक्ट थोड़े हैं। इसके क्या हैं? प्रोडक्ट थोड़े हैं। तो याद रखिए, इन्हीं दो बातों को अब हम एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन के साथ मिलाते हैं। देखिए, या एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन की सिंपल डेफिनेशन में अगर ये बताऊं कि हाउ मच प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड, बस सिंपल सी,
मैं समझाने के लिए एक वर्ड लिख रहा हूँ, हाउ मच प्रोडक्ट्स आर फार्म्ड। जिसके प्रोडक्ट रिएक्टेंट से ज़्यादा बनेंगे। अब हम बोलेंगे इन दोनों रिएक्शन का कंपैरिजन करें तो इस रिएक्शन की एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा है। बात को समझिएगा, इसकी एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन क्या है, हाई है, ज़्यादा है, और इसकी एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन क्या है, लो है। आपने दोनों, हालांकि दोनों रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आ चुका है, आपने इसकी एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन हाई बोली, उसकी एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन क्या बोली, लो बोली। इसे हाई क्यों बोला, क्योंकि भाईजान एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन का मतलब यह है प्रोडक्ट रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कितने कन्वर्ट हुए, मतलब प्रोडक्ट बने कितने हैं। समझ आ रही है? तो इसके प्रोडक्ट ज़्यादा बने, इसके रिएक्टेंट थोड़े रह गए हैं, ऑलमोस्ट इसके ना होने के बराबर हैं, ये मैक्सिमम प्रोडक्ट बन चुके हैं, और इसके पड़े ही रिएक्टेंट हैं, रिएक्टेंट ना होने के बराबर हैं। 10 को क्या काउंट करें हम, मतलब रिएक्शन नहीं हुआ एक तरह से, तो ये क्या है, इनकम्प्लीट रिएक्शन है। ठीक है। और कुछ ऐसे रिएक्शन भी होते हैं जो हमारे पास ना तो कंप्लीट होते हैं, ना क्या होते हैं, इनकम्प्लीट होते हैं। वो कुछ इस तरीके से होते हैं कि मान लीजिए कि आपके पास कि फॉर एग्ज़ाम्पल जो है L + M मिलकर बनाते हैं P + Q, ये एक रिएक्शन है फॉर एग्ज़ाम्पल। इसके भी मैंने क्या लिए, इसके 100 लिए, इसके क्या लिए, 0 लिए, लेकिन इनका जब इक्विलिब्रियम आया L + M, इसको डबल एरो से लिखेंगे P, अच्छा इसके बाद हाँ, इसके जब इक्विलिब्रियम आया Kc यानी कि रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स बराबर हुआ, तो P + Q मैंने चेक किया ये कितने थे, तो मुझे पता चला ये भी 100 में से 50 बचे हुए हैं, ये भी कितने बन गए, 50। यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में समझें तो इसके आधे प्रोडक्ट में तब्दील हो गए हैं, आधे बच गए हैं, और आधे आधे जब तकरीबन हुए थे तो इनका ना रेट ऑफ फॉरवर्ड रिवर्स बराबर हो गया। बस जब ये बराबर हो जाए तो बस फिर और नहीं जा सकते, फिक्स लॉक हो जाता है यहाँ पर। तो आप इसको क्या बोलें, इसको कंप्लीट भी नहीं बोल सकते, इसके मुताबिक देखें जो इसको इनकम्प्लीट भी नहीं बोल सकते। हम कह सकते हैं कि ये आलमोस्ट ना अच्छी मिकदार में मौजूद हैं, रिएक्टेंट प्रोडक्ट अच्छी मिकदार में मौजूद हैं, जितने कभी लाजमी नहीं है। ये ऐसे भी हो सकता है, ये सीन फॉर एग्जांपल ऐसे भी हो सकता था, ये 40 होता, ये 60 होता, या ये 60 होते और ये 40 होता, तो आलमोस्ट इस तरह का नंबर होता कि मिलते जुलते होते। ठीक है, इनमें इतने ज़्यादा फ़र्क ना होता। तो ऐसे रिएक्शन को हम सिंपल बोल देते हैं इक्विलिब्रियम के लिहाज से, इनको हम बोल देते हैं कि ये ना इक्विलिब्रियम में है, तकरीबन तवाज़न में है। ये इक्विलिब्रियम, ये वाला इक्विलिब्रियम नहीं है, ये इनके प्रोडक्ट के लिहाज से बोल रहा हूँ कि ये इक्विलिब्रियम में है। मतलब ऐसे समझ लें कि 50-50 हैं, बराबर बराबर हैं तकरीबन, ये उस लिहाज से बोल रहा हूँ। एक इक्विलिब्रियम तो होता है ना रेट ऑफ फॉरवर्ड रिवर्स से बराबर होता है, ये इक्विलिब्रियम मैं इनके प्रोडक्ट की कन्वर्जन के लिहाज से बता रहा हूँ। तो ज़रा समझें, कंप्लीट रिएक्शन ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे। ठीक है। अच्छा, इनकी एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन सबसे ज़्यादा क्योंकि प्रोडक्ट ज़्यादा है। बस जिस रिएक्शन के प्रोडक्ट ज़्यादा बने उसकी एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इसके प्रोडक्ट ज़्यादा बने, इसके प्रोडक्ट बहुत ही थोड़े बने, सारे रिएक्टेंट पड़े हैं, तो इनकम्प्लीट रिएक्शन। और इसके आधे प्रोडक्ट हैं, आधे रिएक्टेंट हैं, तो ये ऐसे समझो कि तवाज़न में है, इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, ना कंप्लीट है ना इनकम्प्लीट है, इनके इन बिटवीन में है। इसी वजह से हम बोल देते हैं कि ये क्या है, इक्विलिब्रियम के अंदर है। आई होप आपको इसकी समझ आ चुकी होगी कि एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, कि जितने ज़्यादा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तब्दील हो जाएंगे उसे हम क्या बोल देते हैं, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन बोल देते हैं। जिसके प्रोडक्ट जितने ज़्यादा बनेंगे हम बोलेंगे उसकी एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन उतनी ज़्यादा है, और वो कंप्लीट रिएक्शन होता है। और एक मज़े की बात, जो कंप्लीट रिएक्शन होते हैं ना वो फास्ट भी होते हैं, इनकी स्पीड भी ऐसे होती है। जिसके जितने ज़्यादा प्रोडक्ट बनेंगे ना तो प्रोडक्ट भी तो वही ज़्यादा बनेगा ना, जो रिएक्शन तेज़ होगा, तो क्योंकि फारवर्ड और रिवर्स तक तो पहुंचना है सब ने, लेकिन जो ज़्यादा स्पीड के साथ होगा वो प्रोडक्ट ज़्यादा बना लेगा। तो ऑलमोस्ट जो हाई एक्सटेंट वाले रिएक्शन होते हैं वो फास्ट होते हैं, जो कंप्लीट रिएक्शन जैसे थे। जो इनकम्प्लीट होते हैं, जो जिनके प्रोडक्ट बहुत थोड़े होते हैं, वो स्लो होते हैं, इसी वजह से प्रोडक्ट ज़्यादा नहीं बना पाते। और जो दरमियाने होते हैं, जैसे जिनमें इक्विलिब्रियम आ जाता है 50-50, उनकी स्पीड भी इंटरमीडिएट होती है, दरमियानी होती है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको ज़रा एग्जाम्पल के साथ थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन को हम अगर जानना चाहते हैं, इससे पहले आप इसके अगर हम इरेज करके डेफिनेशन को भी इरेज कर देते हैं और इसको समझते हैं बहुत आसान लफ्ज़ों में। देखिए, इस वीडियो के देखने के बाद आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट नहीं होगा। देखिए स्टूडेंट, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन में हमने ये पढ़ा था
पहली फेज़ ये पढ़ी थी कि जिसका QC कम हो KC से, बात को समझिएगा, जिसका QC कम हो KC से वो रिएक्शन होता है फॉरवर्ड में। किस में होता है? फॉरवर्ड में। और दूसरा आपने ये पढ़ा था कि जिसका QC ज़्यादा हो KC से वो रिएक्शन होता है रिवर्स में। समझ जाइएगा, बहुत आसान सी बात। और जिसका QC उसके KC के बराबर हो वो रिएक्शन आपके पास किस में होता है? इक्विलिब्रियम में होता है। किस में होता है? यानी कि उसमें जितना फॉरवर्ड रिएक्शन है उतना ही क्या है? रिवर्स रिएक्शन है। ये आपको इस चीज़ को हमने, ये जो मैं ब्लू बॉक्स के अंदर इसको मैं बंद कर देता हूँ, ये जो चीज़ें आपको पता चली थी ना, इनको देखकर ये क्या होते हैं, आगे फॉरवर्ड जाना, रिवर्स आना, इक्विलिब्रियम दोनों बराबर हैं। तो इस चीज़ को आपने बोला था डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। डायरेक्शन ऑफ, ये बहुत एक दूसरे से रिलेट करते हैं। अब आपने एक्सटेंट में देखना है कि प्रोडक्ट किस में ज़्यादा बन रहे हैं, बस बात ख़त्म। एक्सटेंट में सिर्फ इतना देखना है कि प्रोडक्ट किस में ज़्यादा बन रहे हैं, ठीक है। तो QC कब छोटा आया, कब ज़्यादा आया, मैं जल्दी से फिर से यहाँ थोड़ा सा बता देता हूँ। असल में QC और KC का एक्सप्रेशन सेम होता है। QC क्या होता है और KC सेम है। प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन होता है बटा क्या होता है? रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन, ऐसे ही होता है। और KC वो वैल्यू होती है जिसके ऊपर क्या होता है? इक्विलिब्रियम बन जाता है हमारे पास, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है, फ़र्ज़ कर लें वैल्यू, और ये यही मतलब है, जो इसका मतलब है ना वो यही है कि ये आपके पास KC से क्या है? ये कम है। अब ये वाली कौन सी वैल्यू? ये वाली जब आपका एक बीकर के अंदर एक रिएक्शन हो रहा था और आपने चेक करना चाहते हैं ये रिएक्शन कितना कंप्लीट हो चुका है, उसका सैंपल यहाँ से लिया, उस सैंपल को आपने किया टेस्ट, आपको पता चला कि ये जो सैंपल है, मतलब ये जो रिएक्शन के अंदर जो चीज़ें हैं उसके अंदर दो चीज़ें होते हैं ना, एक तो रिएक्टेंट होंगे, प्रोडक्ट की जितनी मिकदार है वो यहाँ लिख दो, रिएक्टेंट की जितनी मिकदार है यहाँ लिख दो, फिर इसको हल करो, इसका जो जवाब निकलेगा, अगर उसका जवाब जो निकलता है वो आपने किसी भी टाइम के ऊपर, स्पेसिफिक टाइम के ऊपर चेक किया, इस वजह से इनकी कंसंट्रेशन के साथ छोटा सा हम क्या लिख देते हैं? T लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? T। और इसका जो जवाब निकलेगा, ठीक है, मान लीजिए KC अगर 57 है, QC निकला फॉर एग्जांपल 30 या 8 निकला, क्या निकला? 8। तो ये इसके रिजल्ट से निकला ना जो आपके रिएक्शन में है। तो आप कंपैरिजन करके फिर आपने क्या बताई? फॉरवर्ड के ये आगे की तरफ बढ़ेगा क्योंकि इक्विलिब्रियम आगे की तरफ है। तो ये हमारे पास क्या था? QC था, ठीक है। तो उस सैंपल से जो कंसंट्रेशन मिलती है उसका जो जवाब, उसको हम क्या बोलते हैं? QC बोल देते हैं। तो अब हमने क्या करना है? सेम वही करना है। एक रिएक्शन चल रहा है, अब हमें बोलते हैं इस रिएक्शन की आप हमें ना एक्सटेंट भी साथ बताओ। तो पहले तो हमें इसकी डायरेक्शन का पता होगा, चेक किया, सैंपल का कंसंट्रेशन निकाली, पता चला QC वैल्यू इसका छोटा है, KC इसका क्या है? ज़्यादा है। समझ आ रही है? तो ऑफ कोर्स मान लीजिए जैसे कल हमने पढ़ा था ये 57 था और ये कितना था? 8 था, तो ये 57 की तरफ जाएगा क्योंकि इक्विलिब्रियम हासिल करना चाहता है। तो ओवरऑल ये रिएक्शन किस तरफ जाएगा? फॉरवर्ड। ये हम प्रूव कर चुके हैं, मैं इस पर डिस्कशन मजीद नहीं करने वाला क्योंकि हमारा टॉपिक जो है एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन है। तो QC जब छोटा हो KC से तो रिएक्शन होता है फॉरवर्ड में। ज़रा खुद समझें, एक रिएक्शन है, A और B मिल के बना रहे हैं C और D, एक रिएक्शन है। जब ये रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगा तो आगे ये C और D क्या होते हैं? ये प्रोडक्ट नहीं है, ये रिएक्टेंट नहीं है। जब कोई रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगा तो तब प्रोडक्ट ज़्यादा बनेंगे या रिएक्टेंट ज़्यादा बनेंगे? ऑफ कोर्स रिएक्टेंट हमारे पास कम होंगे, प्रोडक्ट क्या होंगे? वो ज़्यादा बनेंगे। तो प्रोडक्ट ज़्यादा बनेंगे। अगर मैं यही बात अगर इसको ऐसे लिख दूँ, ये सारा डायरेक्शन में था, अब जो मैं साइड पर लिखेंगे इसी रिजल्ट से मिला के वो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन होगा। अगर रिएक्शन फॉरवर्ड में होगा तो भाईजान इसका मतलब ये हुआ, P प्रोडक्ट के में लिखूंगा, प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा होंगे। जब फॉरवर्ड में जाएगा तो रिएक्टेंट तो ऑफ कोर्स कम हो जाएंगे। इसका मतलब है रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा होंगे और रिएक्टेंट R बहुत क्या होंगे? कम होंगे।
समझिएगा, प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये सीन फॉरवर्ड में आ रहा है, प्रोडक्ट फिर ऑफ कोर्स फॉरवर्ड में जाएगा तो प्रोडक्ट बहुत, हमारे मुताबिक ये प्रोडक्ट हैं, जब ये ज़्यादा बनेंगे हम बोलेंगे प्रोडक्ट ज़्यादा है। और जब प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा होंगे रिएक्टेंट से, रिएक्टेंट अब जैसे 10 हों, प्रोडक्ट 90 हों, तो बोलेंगे, हम बोलेंगे भाईजान रिएक्टेंट बस एक तरह से नेग्लिजिबल हैं। क्या हैं? नेग्लिजिबल हैं, मतलब दूसरे लफ्ज़ों में नज़रअंदाज कर सकते हैं, इतने थोड़े कि ना होने के बराबर। अगर ये कुछ सीन इस तरह से बने, अभी मैंने आपको समझाया कंप्लीट रिएक्शन क्या होता है। कंप्लीट रिएक्शन का पता ही चलता है प्रोडक्ट किसके ज़्यादा है। तो भाईजान जब ये वाला सीन हो, रिएक्शन फॉरवर्ड में जब प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा हो, रिएक्टेंट ना होने के बराबर हो, तो हम भाईजान कह सकते हैं कि प्रोडक्ट ज़्यादा है, कि हाउ मच प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड, कि किस हद तक प्रोडक्ट बने। तो मैं बोलूँगा भाईजान ये वाला रिएक्शन क्या है, गोज़ टू कंप्लीशन। अब 100% कंप्लीट तो नहीं हुआ, गोज़ टू कंप्लीशन में कह सकता हूँ कि ये कंप्लीट होने वाला है, या एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि ये वाला रिएक्शन क्या है, कंप्लीट है। 100% कंप्लीट नहीं हुआ, इस वजह से मैं कह रहा हूँ गो टू कंप्लीशन बोल देता हूँ। और ये कभी कंप्लीट पूरे होते नहीं है, क्योंकि आपको पता है रिवर्स में फिर वो थोड़ा सा रह जाता है, बस 10-90 जैसे है, इतना रहेगा। क्योंकि अगर 100% कंप्लीट हो जाए ना, 0-0 हो जाए, मतलब रिएक्टेंट 0 हो जाए प्रोडक्ट 100, तो वो इरिवर्सिबल रिएक्शन में होता है, रिवर्सिबल में ऐसा नहीं हो सकता। तो ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि ये गोज़ टू कंप्लीशन या रिएक्शन क्या हो चुका है, कंप्लीट। किस बेस पे कहा? क्योंकि भाई प्रोडक्ट ज़्यादा है, हमारे मुताबिक वही रिएक्शन कंप्लीट होता है जिसके प्रोडक्ट ज़्यादा होते हैं। तो अब अगर ये सीन इस तरीके से है, इसके मैं इसको थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ ताकि फिर समझने में आसानी हो, कि ये हमारे पास क्या है, गोज़ टू कंप्लीशन है, बात को समझिएगा, या फिर क्या है, कंप्लीट रिएक्शन है। और भाईजान जो रिएक्शन कंप्लीट होता है, जो जल्दी जल्दी ज़्यादा प्रोडक्ट बनाते, तो ऑफ कोर्स वो वाला रिएक्शन फास्ट भी तो होगा ना। क्या होगा? फास्ट भी तो होगा। ये जरा अपना दिमाग यूज़ करें, आपको सारा कुछ पता चल रहा है। अच्छा, तो आप में की बुक में जो एक्सटेंट है, वहाँ पर बात यही समझाई गई है जो मैं जहाँ समझा चुका हूँ, यही वाली। उन्होंने क्या किया है, के सी बड़ा है ना क्यू सी से, तो बड़े के लिए उन्होंने यहाँ पर एक सिंपल वर्ड यहाँ ये लिख दिया है कि वेरी लार्ज वैल्यू ऑफ के सी। वहाँ उन्होंने ये लिखा है कि भाईजान जब क्लियर दिख रहा है, जब के सी की वैल्यू बहुत बड़ी होगी, ठीक है, तो वो रिएक्शन कहाँ पर जाएगा? वही एक ही बात है। अब ये कहें एक ही बात है, ये कह दो एक ही बात है, क्योंकि के सी की तो फिर भी वैल्यू क्या है, बड़ी है। अगर बहुत बड़ी के सी की वैल्यू होगी तो मतलब रिएक्शन कहाँ पर जाएगा? फॉरवर्ड में। जो फॉरवर्ड में जाएगा तो प्रोडक्ट ज़्यादा होंगे, रिएक्शन ना होने के बराबर होंगे। जो प्रोडक्ट ज़्यादा है तो रिएक्शन क्या होगा? कंप्लीट होगा और फास्ट भी होगा। तो ये जो चीज़ें आपको बताई हैं ना, कितने प्रोडक्ट क्या है, कंप्लीट हुआ नहीं हुआ, इसी चीज़ को तो हम बोलते हैं एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। कितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में गया, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। स्टूडेंट्स, इससे ज़्यादा आसान करके मेरे नज़दीक समझाया नहीं जा सकता, बहुत आसान। अच्छा, जब के सी छोटा हो, मतलब उसकी वैल्यू कम हो, और क्यू सी ज़्यादा हो, तो रिएक्शन किस में था? रिवर्स में था। तो आपकी बुक में एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन में समझाने के लिए, ओवरऑल तो के सी छोटा है ना, तो उसके लिए कहा गया है वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ के सी। जब के सी की वैल्यू बहुत छोटी हो, क्या हो? के सी की वैल्यू बहुत छोटी हो, तो वो रिएक्शन किस में होता है? वो रिवर्स में चल रहा होता है। जब रिएक्शन रिवर्स में होगा, कुछ समझें, रिवर्स में होगा तो रिएक्टेंट ज़्यादा होंगे या प्रोडक्ट ज़्यादा होंगे? रिएक्टेंट ज़्यादा होंगे। तो रिएक्टेंट अगर ज़्यादा होंगे, मैं यहाँ लिख देता हूँ, अगर आपके पास रिएक्टेंट बहुत ज़्यादा हैं किन से? प्रोडक्ट से, तो प्रोडक्ट बहुत थोड़े हैं, इसका मतलब है यहाँ पर प्रोडक्ट इतने कम हैं कि इनको आप नेग्लिजिबल नज़रअंदाज कर सकते हो, ठीक है। और अब आप बात करो कि ये रिएक्शन कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है। मेरी बात सुनो, जब रिएक्टेंट ही पड़े हैं, प्रोडक्ट ना होने के बराबर हैं, तो कंप्लीट तो वो रिएक्शन हो ही नहीं सकता। कंप्लीट तो हम उस रिएक्शन को बोलते हैं जिसमें प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा हो, प्रोडक्ट मैक्सिमम हो, रिएक्टेंट क्या हो, बहुत कम हो। तो हमारे मुताबिक ये वाला रिएक्शन क्या होगा? इनकम्प्लीट रिएक्शन होगा। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट बहुत थोड़े बने, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन इसकी बहुत लो है, और इस रिएक्शन की एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन जो होगी वो क्या होगी?
हाई होगी, इसकी एक्सटेंट क्या होगी, हाई होगी। प्रोडक्ट ज़्यादा है तो ऑफ कोर्स एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन भी हाई होगी। तो इसकी एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, लो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन होगी, क्योंकि प्रोडक्ट से पता चलती है प्रोडक्ट कितने ज़्यादा कन्वर्ट हुए हैं। अच्छा, उसके बाद अगर ये है इनकम्प्लीट भी है तो ये फिर इसका मतलब इनकम्प्लीट है तो कंप्लीशन की तरफ नहीं जाएगा। अगर कंप्लीट नहीं हुआ, लो एक्सटेंट है, इसका मतलब है ये है भी स्लो रिएक्शन। ये कौन सा है, स्लो है। तो बात को समझिए ज़रा, ये 3 रिजल्ट्स आपके सामने आ रहे हैं, ठीक है। इनको आप ऐसे चलाएं ताकि ये आपको मिक्स ना हो, ठीक है, समझ आ रही है। अच्छा, जब Kc की वैल्यू Qc के बराबर हो तो मैं कह सकता हूँ ना ये Kc की इतनी छोटी वैल्यू है ना Kc की बहुत बड़ी वैल्यू है। तो इसका मतलब है Kc की वैल्यू क्या है, नाइदर, मैं यहाँ लिख देता हूँ, नाइदर स्मॉल नॉर लार्ज वैल्यू ऑफ Kc। ना तो बड़ी है Kc की वैल्यू, ना Kc की वैल्यू क्या है, बहुत छोटी है। अगर ना बड़ी है ना छोटी वैल्यू है, इसका मतलब है ये वैल्यू फिर किस तरह की है, ये वैल्यू जो है इसके लिए लफ्ज़ आप यूज़ करते हैं इंटरमीडिएट वैल्यू है या फिर मॉडरेट। ये दोनों दरमियानी वैल्यू के लफ्ज़ यूज़ करते हैं कि Kc की वैल्यू मॉडरेट है या फिर कौन सी है, इंटरमीडिएट है, ना बड़ी है ना छोटी है, ना बड़ी हो ना छोटी हो। तो इसका मतलब है फिर उसके जितने, इसका मतलब ये होगा कि ये अगर इस तरह का सीन है तो इसका मतलब होगा उसके जितने रिएक्टेंट हैं उतने ही क्या होंगे, ऑलमोस्ट प्रोडक्ट होंगे। 100% नहीं क्या लाजमी हो, लेकिन हम इतना कह सकते हैं कि 50-50 हो सकते हैं, या ये 40 हो, ये 60 हो, या ये 60 हो, ये 40 हो, तो ऑलमोस्ट बराबर बराबर ही हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये गुड अमाउंट में मौजूद होते हैं। ये दोनों के दोनों, प्रोडक्ट भी और रिएक्टेंट दोनों के दोनों किस अमाउंट में मौजूद हैं, गुड अमाउंट में मौजूद होते हैं। तो इस तरह के रिएक्शन जो होते हैं, अगर इनके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एक तरह के बराबर हैं, ठीक है, इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है, तो ना तो मैं इसको कंप्लीट बोल सकता हूँ क्योंकि ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं बने, ना इसके इतने कम बने कि मैं इसको इनकम्प्लीट बोल दूँ। तो मैं इनके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बराबर होने की वजह से कह देता हूँ कि इनके रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट बने एक तरह से इक्विलिब्रियम में है। ये वाला इक्विलिब्रियम रिएक्शन के इक्विलिब्रियम वाला नहीं है, प्रोडक्ट के लिहाज से कि इसके प्रोडक्ट जितने हैं उतने रिएक्टेंट हैं, तो मिकदार के लिहाज से बताया गया है कि ये इक्विलिब्रियम के अंदर हैं। तो एक तरह से इनके इन बिटवीन है, ना इन जैसे कंप्लीट है ना इन जैसे इनकम्प्लीट है, इनके दरमियान में है, इन बिटवीन है। समझ आ रही है। तो स्टूडेंट्स, ये वो चीज़ है जो आपको किसी भी रिएक्शन की क्या बताती है, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन बताती है। आई होप आपको इसमें किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। बहरहाल इतनी चंद बातें आपको क्लियर हुई हैं कि एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन उस रिएक्शन की हाई होती है। अब समझिए ज़रा, यहाँ से कुछ रिजल्ट सामने क्लियर आ रहे हैं। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन उस रिएक्शन की हाई होती है जिसकी Kc की वैल्यू बड़ी हो। इसका मतलब ये हुआ जिस रिएक्शन की Kc की वैल्यू बड़ी होती है उसके फिर प्रोडक्ट ज़्यादा होते हैं, रिएक्टेंट थोड़े होते हैं। देखो सारा रिलेट कर रहा है ना, ये एक ही बात है, सारा एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है। जिस रिएक्शन की Kc की वैल्यू बड़ी होगी, या मतलब एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन किसकी हाई है, जिसकी Kc की वैल्यू बड़ी हो, मतलब जिसकी फिर Kc की वैल्यू बड़ी हो तो वो फॉरवर्ड में जाएगा। ओके, प्रोडक्ट ज़्यादा होंगे, रिएक्टेंट क्या होंगे, थोड़े होंगे। रिएक्शन ऑलमोस्ट क्या होगा, कंप्लीट होगा, फास्ट भी होगा, उसकी एक्सटेंट भी हाई होगी। इस बात को आपने ऐसे सीक्वेंस के साथ याद रखना है। अच्छा, जिसकी Kc की वैल्यू क्या होगी, छोटी, वो रिएक्शन क्या होगा, रिवर्स में आएगा। रिवर्स में आएगा तो फिर रिएक्टेंट रिएक्टेंट ज़्यादा होंगे, प्रोडक्ट थोड़े होंगे। तो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन तो प्रोडक्ट ही तो बताते हैं। तो प्रोडक्ट अगर थोड़े हैं तो मतलब इनकम्प्लीट है, रिएक्शन भी स्लो होगा, तो उसकी लो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन होगी, सिंपल। और अगर आपके पास ना Kc की वैल्यू बड़ी है ना छोटी है, बराबर है, उसको हम बोल देते हैं कि वो रिएक्शन क्या है, इक्विलिब्रियम के ऊपर उसके फॉरवर्ड रिवर्स बराबर है, ये उसकी स्पीड के लिहाज से है। और फिर उसके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ऑलमोस्ट बराबर बराबर होंगे, या तो 50-50 होंगे, या ये थोड़े ज़्यादा ये थोड़े कम होंगे। अगर ये थोड़े ज़्यादा हैं तो वो थोड़े कम होंगे, लेकिन तकरीबन अच्छी मिकदार में मौजूद होंगे। तो उसको हम बोल देते हैं कि इसके प्रोडक्ट बस तवाज़न में है, इक्विलिब्रियम में है, ना उन जैसे कम है ना उन जैसे क्या हैं, ज़्यादा हैं। तो देखो, ये आपको पता चला सिर्फ़ और सिर्फ Kc की वैल्यू से। मैं अगर आप इसको सिंपल इरेज कर दूं, मैं सारे को अगर इरेज कर दूं
और आपको डायरेक्ट बताऊं जो आपकी बुक में जैसे लिखा हुआ है, तो उन्होंने कुछ इस तरीके से बताया है, बात को समझिएगा, कि जो यहाँ पर हमारे पास इसका जो पॉइंट बनता है, अगर केसी की लार्ज वैल्यू हो तो सिर्फ अगर एक्सटेंट की बात करें डायरेक्ट, तो उस रिएक्शन में दो बातें होंगी। एक तो प्रोडक्ट्स ही प्रोडक्ट्स होंगे, उसके प्रोडक्ट्स ही प्रोडक्ट्स होंगे, रिएक्टेंट क्या होंगे, नेग्लिजिबल होंगे, ना होने के बराबर होंगे। अगर ये बात है, इसका मतलब है इसमें इसका जो रिएक्शन होगा, ठीक है, और इसकी क्या होगी, इसकी हाई एक्सटेंट होगी रिएक्शन की, हाई एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन होगी, ठीक है। और ये रिएक्शन ऑफ कोर्स फॉरवर्ड में भी जाएगा। कहाँ पर जाएगा, ये रिएक्शन फॉरवर्ड में भी जाएगा, क्योंकि फॉरवर्ड में बस याद रखना वही जाता है जिसकी केसी की वैल्यू क्या बड़ी हो। ओके, अच्छा, अगर स्मॉल वैल्यू होगी तो वो आपको क्या यहाँ पर बता रहा है, इसके आपके पास रिएक्टेंट ही रिएक्टेंट होंगे, प्रोडक्ट ना होने के बराबर होंगे, तो रिएक्शन किस में होगा फिर, ऑफ कोर्स ये अगर ये ज़्यादा है तो फिर रिएक्शन रिवर्स में आ रहा होगा ना, तो इसकी लो एक्सटेंट होगी। लो एक्सटेंट क्यों है कि प्रोडक्ट थोड़े हैं, जहाँ प्रोडक्ट ज़्यादा वहाँ एक्सटेंट ज़्यादा। और अगर आपके पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ऑलमोस्ट बराबर बराबर हैं, तो वो रिएक्शन दोनों में होगा, फॉरवर्ड में भी जितना चल रहा होगा उतना रिवर्स में भी चल रहा होगा, ठीक है। और वो अगर प्रोडक्ट ऑलमोस्ट बराबर बराबर हैं तो हम बोल देते हैं कि इनके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है ना वो कुछ इक्विलिब्रियम की हालत में है, ठीक है। और इनके बारे में हम ये भी बोल देते हैं जिसके प्रोडक्ट ज़्यादा हों, तो इसकी एक चौथी बात भी हम साथ ऐड कर देते हैं कि ये वाले रिएक्शन फिर क्या कहलाते हैं, ये गोज़ टू कंप्लीशन कह दो कि कंप्लीट, क्योंकि 100% हुए तो नहीं, ये कंप्लीट होते हैं, ये क्या होते हैं, रिएक्शन इनकम्प्लीट आपके पास होते हैं, ठीक है, क्योंकि इनका एक्सटेंट प्रोडक्ट थोड़े हैं और ये इक्विलिब्रियम में है एक तरह से। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास इसके कुछ रिजल्ट से, अब आपकी बुक की जो 3 एग्जांपल्स हैं उनको मैं बता देता हूँ और इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। आई होप आपको बहुत ही आसान तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे आप कमेंट्स में बता सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपके पास, मैं 3 एग्जांपल यहाँ डिस्कस करूँगा। अब पहले तो आप ये समझें कि वेरी लार्ज वैल्यू ऑफ केसी, ठीक है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि किस रिएक्शन की केसी की वैल्यू हाई है। जैसा कि आपके पास एक रिएक्शन है, मैं इसकी हाई वैल्यू वाले रिएक्शन की एक मिसाल देता हूँ। आपके पास एक रिएक्शन ये है कि 2CO कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ मिलता है और ये बना देता है 2CO2 बना देता है। इसके जो केसी के, इस रिएक्शन की जो केसी की वैल्यू है, मतलब इस रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम बनता है वो इस पॉइंट पे बनता है 2.2 10⁻⁻² का 22। आप ना लिखो तो भी ये 10 की ताकत जो है ना 10⁻22 मतलब पॉजिटिव का होता है, लेकिन समझाने के लिए मैं साथ में पॉजिटिव लिख रहा हूँ। ये केसी की बहुत बड़ी वैल्यू है। कैसे है, अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कैसे बड़ी है। मैं भी आपको सिंपल बता देता हूँ। अगर आप इसको सिंपल हल करें, मैथ के स्टूडेंट जल्दी समझ आते हैं इसको, अगर आप समझे तो मैथमेटिकली 2.2 और अगर आप इसको 10 की ताकत 22 का क्या मतलब है कि 22 सिफर हैं जो इसके साथ मल्टीप्लाई होंगे। जैसे 1000 के साथ हो ना तो हम इसको लिख देते हैं 10 की ताकत 3 कि 3 सिफर हैं। ऐसे लिखो एक ही बात है, ऐसे लिखो एक ही बात है। इसका मतलब है 10 के साथ ऐसे आप करते 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 ऐसे 22 0। अब इतनी बड़ी रकम जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो इमेजिन करो केसी का कितना बड़ा जवाब होगा, तो बहुत हाई वैल्यू होगी, ठीक है। तो इसी वजह से इसको सिंपल हम ऐसे लिख देते हैं कि ये पॉजिटिव का है, तो बहुत बड़ी वैल्यू इसका मतलब है। याद रखना, केसी की लार्ज वैल्यू हम उस वैल्यू को बोलते हैं जिसके यहाँ जो भी डिजिट होता है उसके साथ इस तरह का 10⁻⁻ के ऊपर कोई पॉजिटिव की अगर वैल्यू हो ना तो वो हमारे पास क्या होती है, केसी की बड़ी वैल्यू कहलाती है। ओके हो गया। अब ज़रा समझिएगा, अब वही बातें जहन में लेकर आओ। ये एक मिसाल लिख दी मैंने, अभी एग्जाम्पल लिख रहा हूँ फिर समझा देता हूँ बाद में। अब आप यहाँ पर लिख दो वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ केसी। अब उसका एक रिएक्शन लिख देता हूँ आपकी बुक का। 2 आपके पास है 2NH3, इट गिव्स अस
N2 प्लस 3H2, ये आपके पास रिएक्शन है। इसके जो Kc की स्टूडेंट्स वैल्यू है, इसकी Kc की जो वैल्यू है वो है आपके पास 3 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर आपके पास जो है वो -9 है। अब इसका ये मतलब है ये बहुत छोटी वैल्यू है। कैसे? अब इसका मतलब ये हुआ कि ये -9 का मतलब ये है कि ये इसके ऊपर डिवाइड हो रहा है, क्योंकि देखो ना, अगर आप इसको मैथमेटिकल हल करो 3 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर -9 और आप इसको अगर नीचे ले आओ तो 3 बटे के नीचे नेगेटिव वाला फिर नीचे आएगा तो 10 रेज़ की पावर +9 होगा। +9 का ये मतलब है कि इसके नीचे 9 हमारे पास क्या हैं, 0 हैं। ठीक है, जब आप इसके ऊपर डिवाइड करोगे तो इसके सामने 0 पॉइंट के सामने 8 0 आ जाएंगी। समझ आ रही है? इस तरीके से हमारे पास क्या है, 8 0 आ जाएंगी। ये हमारे पास क्या बन जाता है, इतना छोटी Kc की वैल्यू बन जाती है। तो बस सिंपल ट्रिक याद रखने की ये है, जिसके डिजिट के साथ यहाँ पर 10 रेज़ की पावर -9 आ जाए, समझ जाना, मतलब 10 के ऊपर जो पावर है वो नेगेटिव में हो, समझ जाना कि Kc की इंतहाई छोटी वैल्यू है वो। ठीक है, तो ये इस वजह से क्या है, वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ क्या है, ये Kc है। ठीक है, तो ज़रा इस रिएक्शन को समझ जाए। उसके बाद अभी इसको एक्सप्लेन करता हूँ मैं, इसके थर्ड एग्जाम्पल देखने। अब थर्ड कौन सी है कि नाइदर स्मॉल, ना वो छोटी हो, नार लार्ज। ठीक है, लार्ज वैल्यू ऑफ Kc, जिसको आप सिंपल क्या लिख देते हो, या तो इंटरमीडिएट वैल्यू कह दो या फिर क्या लिख दो, मॉडरेट वैल्यू लिख दो, मॉडरेट वैल्यू। अब आप इसकी एग्जांपल लिख दो, फॉर एग्जांपल N2O4। ठीक है, अब ये कन्वर्ट होगा 2NO2। ये रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट, ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट। ठीक है, अब ये वाला रिएक्शन, इसकी Kc की वैल्यू, इसकी Kc की वैल्यू जो आपके पास होती है स्टूडेंट्स, वो 0.211 है। ठीक है, मतलब सिंपल डिजिट है सामने वाला। इन तीनों को कंपैरिजन करें, इसका जैसे ये था, ये इसका 2.2 था, ये सिंपल इसका एक डिजिट है। अगर इसके सामने 10 रेज़ की पावर ना पॉजिटिव का हो ना नेगेटिव का हो तो वो वैल्यू ना बड़ी होती है स्टूडेंट्स, ना क्या होती है हमारे पास, छोटी होती है। और अगर हमारे पास 3 के साथ इसकी 10 रेज़ की पावर -9 हो तो वो इंतहाई छोटी Kc की वैल्यू। अगर पॉजिटिव में कोई भी नंबर हो, चाहे 22 हो, 18 हो, 15 हो, 13 हो, जो भी हो, तो वो बड़ी वैल्यू होती है। तो बस यहीं से आप रिज़ल्ट इसका कंक्लूड करें, जो भी मैंने समझाया है। अगर Kc की वैल्यू है बड़ी, तो अभी हमने पढ़ा है उस रिएक्शन के प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, बात को समझिएगा, उसके प्रोडक्ट्स क्या होते हैं ज़्यादा और रिएक्टेंट क्या होते हैं कम। यही पढ़ा है ना अभी। सिंपल आपने जहन में रखना है, जो भी मैं Kc की बड़ी वैल्यू बोलूँ तो आपके जहन में ये आना चाहिए कि वो रिएक्शन तो फॉरवर्ड में जा रहा होता है, जब Kc की बड़ी वैल्यू आप पढ़ चुके हैं, उसके प्रोडक्ट ज़्यादा होंगे, रिएक्टेंट क्यों होंगे, कम। अच्छा, जब प्रोडक्ट ज़्यादा होंगे, रिएक्टेंट कम होंगे, तो उस रिएक्शन की एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, हाई होगी। जब प्रोडक्ट ज़्यादा है, रिएक्टेंट कम है, इसका मतलब है वो रिएक्शन फास्ट था तो उसके प्रोडक्ट ज़्यादा है ना। प्रोडक्ट ज़्यादा है, रिएक्टेंट कम है, रिएक्टेंट नेग्लिजिबल है। रिएक्टेंट क्या है, नेग्लिजिबल है। तो देखो, एक वैल्यू से आपको, अब ये वाला रिएक्शन अगर बीकर के अंदर हो रहा होता, आप इसका सैंपल लेते, आपको पता चलता इसकी Kc की वैल्यू इतनी है, तो देखो ये तो डायरेक्शन तो आपको पता चल गई, एक्सटेंट भी साथ साथ पता चल गई कि प्रोडक्ट ज़्यादा है, रिएक्टेंट कम है, रिएक्टेंट नेग्लिजिबल है, इसकी एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन हाई है, ये रिएक्शन फास्ट है। और ये अगर प्रोडक्ट ज़्यादा है तो इसका मतलब है ये वाला रिएक्शन क्या आपके पास कंप्लीट भी है। ये जो सारी बातें आपके सामने आ रही हैं ना, इसी चीज़ को बोलते हैं एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। और डायरेक्शन में इस रिएक्शन को मतलब Kc की बड़ी वैल्यू थी तो आपने क्या डायरेक्शन से कौन सा पॉइंट निकाला था, आपने बोला था ये वाला रिएक्शन कौन सा है, फॉरवर्ड है। आपने अगर Kc की बड़ी वैल्यू से ये बात बताई तो वो डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, और ये बात आपने बताई तो ये क्या है, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। तो देखें, एक चीज़ से, एक Kc की वैल्यू से डायरेक्शन भी निकाल ली, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन भी निकाल लिया इस रिएक्शन का। इसी तरह से आप इनका भी बता सकते हो।
इसकी केसी की वैल्यू छोटी तो इसका बिल्कुल उल्ट होगा। इसका मतलब क्या है, इसके रिएक्टेंट ज़्यादा, प्रोडक्ट क्या है, मतलब कम या दूसरे लफ्ज़ों में नेग्लिजिबल हैं। अच्छा, उसके बाद अगर प्रोडक्ट थोड़े हैं तो इसकी एक्सटेंट इंतहाई क्या है, लो है। अगर इसकी एक्सटेंट लो है जिसका मतलब है प्रोडक्ट थोड़े बने तो ये रिएक्शन क्या है, स्लो था। अगर स्लो था, प्रोडक्ट थोड़े हैं तो इसका मतलब है ये रिएक्शन आपके पास क्या था, इनकम्प्लीट है। ठीक है। और अगर आपके पास केसी की वैल्यू आपने पढ़ रखा है डायरेक्शन रिवर्शन, अगर केसी की वैल्यू छोटी हो तो वो रिएक्शन किस में आ रहा होता है, रिवर्स में। तो ये जो रिवर्स आपने बताया तो ये उसकी डायरेक्शन थी। ये चीज़ डायरेक्शन में आती है, ये चीज़ एक्सटेंट में आती है। देखिए कितनी मज़े की इंफॉर्मेशन, और वो भी सिर्फ किसकी, केसी की वैल्यू से आपको ये सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है। ठीक है। और अगर आपके पास केसी की वैल्यू इस तरीके से ना पॉजिटिव नेगेटिव ना हो, सिंपल एक डिजिट हो, कुछ कोई भी हो सकता है उसमें, तो वो इंटरमीडिएट होता है। उसमें ये होता है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये सिंपल है तो केसी की ना बड़ी वैल्यू ना छोटी वैल्यू, क्योंकि साथ में पावर वगैरह नहीं है ऐसी। इसका मतलब है इसके जितने प्रोडक्ट हैं आलमोस्ट उतने रिएक्टेंट हैं। ये रिएक्शन दरमियानी स्पीड से, इंटरमीडिएट स्पीड से चल रहा है, इसी वजह से इसकी आधे हैं। इंटरमीडिएट स्पीड है इसकी, इतनी ज़्यादा नहीं है। और इसकी एक्सटेंट जो है, एक्सटेंट भी इक्विलिब्रियम में है, मतलब दरमियानी है। ठीक है, ये क्या है, दरमियानी है। ये गोस टू कंप्लीशन है, 100% भी कह सकते हो, ये इनकम्प्लीट है। और इस तरह के रिएक्शन की फिर डायरेक्शन कैसे बताओगे, हम डायरेक्शन बताएंगे कि ये इक्विलिब्रियम के ऊपर है। और डायरेक्शन कौन सी बताई थी हमने, इक्विलिब्रियम के ऊपर है। इसका मतलब इसका रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स क्या है, बराबर है। तो आई होप आपको स्टूडेंट्स इस में किसी भी तरह के एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी। अगर आपको डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन में भी कन्फ्यूजन थी, वो भी मैंने साथ साथ इसको इकट्ठा करके बता दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। और आपने अगर अभी तक लास्ट वीडियोस नहीं देखी तो ये आपको प्लेलिस्ट देख के इसके ऊपर क्लिक करें। इंशाल्लाह आप हमारा ये इस चैप्टर का एक तरह से बाई टॉपिक लास्ट वीडियो था। नेक्स्ट हम इसकी जो एक्सरसाइज है और कुछ सेल्फ टेस्ट हैं उनको हम करेंगे, और इसकी मुकम्मल न्यूमेरिकल एवरीथिंग पढ़ेंगे। आपको किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।